सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक महत्वपूर्ण युवाओं के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। सरकार की एक योजना आई है अग्निपथ नाम से, जिस पर अग्निवीर को चलना है। अग्निवीर वह सैनिक होगा जो 4 साल के लिए सेना में रिक्रूट होगा। पहले उसकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष रखी गई थी, बाद में फिर बढ़ा करके 23 वर्ष कर दी गई है। अब ये जो 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, सरकार का कहना है कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगा, और जितने चुने जाएंगे इनकी ट्रेनिंग 6 महीने के आसपास की होगी, और फिर जो है ये सर्विस देंगे, और 30,000 के आसपास इनका वेतन होगा, जो 40,000 तक बढ़ के जाएगा। और इनको एक ग्रेच्युटी फंड भी मिलेगा जो तकरीबन 10 लाख के आसपास होगा। अब बात यह उठती है कि इस सरकार की इस योजना के सुनने के बाद देश के युवा सब बहुत आक्रोशित हो चुके हैं, और वे आगजनी भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब यह एक बहुत गंभीर विषय बन गया है। जो कुल भर्ती होंगे सैनिक, उसमें से 25% सरकार के द्वारा चुन लिया जाएगा परमानेंट सेवा के लिए, यानी और 15-17 वर्ष के लिए। और फिर बाकी जो 75% हैं, वे जो रिटायर हो जाएंगे, उन्हें सरकार का ये कहीं प्राथमिकता देंगे किसी और जगह जॉब। अब यहाँ दोनों की तरफ से बात समझनी होगी। सरकार की तरफ से भी क्या समस्या है, युवाओं की तरफ से भी क्या समस्या है, और जो न सरकार है न युवा है बल्कि देश की अन्य जनता है, उनकी तरफ से क्या समस्या है, और वे उनका पॉइंट क्या, उनका बिंदु क्या है। तो पहले हम सरकार की तरफ से देखते हैं कि आखिर सरकार ने यह स्कीम क्यों निकाली। क्योंकि स्कीम सरकार ने निकाली है तो पहले सरकार का व्यू पॉइंट समझते हैं। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उसमें यूक्रेन ने अपने बहुत सारे देशवासियों को, सामान्य सिविलियन को भी हथियार पकड़ा दिए, कुछ ट्रेनिंग दे करके। कहा कि देश की सुरक्षा का भार सिर्फ सैनिकों पर नहीं थोपा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। सभी को इस सुरक्षा की भूमिका निभानी पड़ी, और उन्हें कहा कि आप भी लड़िए। कुछ ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, तो वे सब भी लड़ रहे हैं। रूस के बहुत सारे सैनिक मारे गए, और उससे भी सरकार ने सबक लिया कि रूस के जो सैनिक थे वे बहुत वृद्ध थे, यानी उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो सामान्यतः 20 से 30 तक जवानी रहती है, उसके बाद ढलान हो जाता है। वो फुर्ती, वो ताकत नहीं रहती है जो 20 से 30 में रहती है। और 20 से 30 में भी 20 से 25 जो है ये प्राइम फेज है, और 25 से 30 जो है वो लेटर फेज है। एक तरह से ढलती जवानी कह सकते हैं उसे। और 30 के बाद तो खैर मिलिट्री के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से धीमा पना जाता है, रिटायरमेंट का समय आने लगता है। तो जिस देश की सेना
कि अधिकतर जवान 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हों, वह सेना निश्चित ही हार को प्राप्त हो जाने लगेगी, बहुत ज़्यादा हताहत होंगे। अगर तकनीक बहुत बेहतर है, हथियार बहुत बेहतर हैं, तो वे कुछ कवर करेंगे, परंतु सिर्फ अगर दोनों तरफ से एक ही तरह के हथियार हों और आयु में ऐसा फर्क हो तो अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। तो सरकार ने यह भी सोचा कि कैसे आयु जो है वो सेना की औसत आयु जो है घटाई जाए। और दूसरी बात कि सरकार के पास, सेना के पास बेहतरीन आधुनिक हथियार की कमी है। सरकार बजट अपनी एक सीमा में ही दे सकती है डिफेंस को, क्योंकि अन्य विभाग को भी चलाना है, क्योंकि आर्मी में सिर्फ खर्चे हैं, आय तो है नहीं, खर्चे हैं। तो वैसी स्थिति में उसको चलाना एक कठिन काम है। सरकार आय का स्रोत भी बनाना चाहती है और बना सकती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मिलिट्री को नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चीला चीज़ है, ट्रेनिंग देना कठिन काम है, इतने हथियारों को खरीदना रखना भी कठिन काम है। तो वे सुरक्षा के लिए दूसरे के सैनिकों को हायर करते हैं। तो भारत सरकार इस विषय पर भी सोच रही है कि अपने सैनिकों को कहीं दिया जाए जहां वे उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर सकें, और उसके बदले में उसे कुछ रकम मिलेगी, यानी सैनिकों से भी हमारी आय हो जाएगी और हम जब चाहेंगे तब उसका उपयोग भी कर सकेंगे। तो यह तो एक जरिया हुआ सैनिकों से आय को प्राप्त करने का। अब यहाँ एक बात आती है और कि जब लिमिटेड सरकार का बजट है और अधिकतर सरकार का कहना है तकरीबन 55% के आसपास जो बजट है वह सेना के पेंशन में और वेतन में और भत्ता में ख़त्म हो जाता है। बाकी जो 45% बचते हैं तो उसमें सेना का वो तो बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस है और अन्य चीज़ों का मेंटेनेंस है, तो उसमें ख़त्म हो जाता है। और कुछ नए करने के लिए कुछ सरकार को मिल नहीं पा रहा है। हॉस्पिटल का खर्चा है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज हैं, इन सब का भी खर्चा है, कई तरह के खर्चे हैं मिलिट्री के। तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत धन की ज़रूरत है। तो सरकार ने ये सोचा कि अगर वेतन को कुछ कम कर दिया जाए और पेंशन को ख़त्म कर दिया जाए तो भी हमें सैनिक मिल सकते हैं। तो इसलिए सामान्य सैनिकों से इनका वेतन कुछ कम रखा गया है। जैसे सामान्य सैनिकों को 40,000 मिलेगा तो इन्हें 30,000 मिलेगा, तो 10,000 प्रति सैनिक की बचत हो गई यहाँ, और पेंशन की बचत हो जाएगी। तो उस हिसाब से सरकार ने सोचा कि अब वो जो पैसे बचेंगे उससे हम अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीद सकेंगे। भारत सरकार ने वैसे सेना में रिसर्च में भी बहुत पैसा भारत सरकार लगा रही है और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी रख रहे हैं, और वे जो रिसर्च करके कुछ वेपन भी बना रहे हैं, और जिसके बाद भी योजना है कि उसको सेल किया जाएगा और उससे भी कुछ आमदनी होगी। और अब ये जो निकलेंगे बच्चे, इनके विषय में है कि इनका प्लेसमेंट कहाँ किया जाएगा। तो इनको वरीयता देने की बात की गई है कि कहीं ना कहीं वरीयता दी जाएगी, पुलिस की भर्ती में है या अन्य जो सेना है, CSF है वगैरह, इस तरह की जो सेना है, तो CRPF है, या और जो कॉरपोरेट घराने में जो रखे जाते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में जो रखे जाएंगे, वहाँ बैंक है, रेलवे है, इस तरह की बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर इनको रखा जा सकता है। तो सरकार इनको वरीयता देने की बात कर रही है, लेकिन गारंटी नहीं दे पा रही है कि वहाँ इन्हें रखा ही जाएगा। तो
अब यह बात उठती है कि सरकार की यह भी स्कीम है कि अब ये जो रिटायर होंगे वे एक अच्छे नागरिक होंगे, ट्रेंड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, देशभक्ति की भावना भरी होगी और वे देश के लिए अच्छा काम करेंगे जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, और वह एक बहुत बड़े रिजर्व आर्मी के रूप में काम करेंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो सेना में सेवा करना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि ज़्यादा भर्ती नहीं निकलती थी। तो अब क्या है कि भर्ती ज़्यादा निकला करेगी क्योंकि 4-4 साल के बाद हटते जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाएगा सेना में सेवा देने का जो उन्हें नहीं मिल पाता था, तो उनकी वह हसरत भी पूरी हो जाएगी। तो अधिक से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देना, अधिक से अधिक लोगों को सेना में हथियारों से रूबरू कराना और उसके बाद उनमें जज्बा भरना, तो यह मिलिट्री का एक उद्देश्य है, सरकार का भी एक उद्देश्य है इस योजना के पीछे। अब युवाओं की तरफ से बात करते हैं। युवाओं का कहना है कि 4 बरस जो प्राइम टाइम होता है पढ़ाई का, जहाँ पर कैरियर बनाया जाता है, वहाँ पर जब एक कैरियर के रूप में एक अग्निवीर होना चुन लेते हैं तो वहाँ से जब वे निकलेंगे बाहर, फिर वे वहाँ इतना कदम ताल कर चुके होंगे, इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर चुके होंगे कि अब वे फिर से कैरियर बनाने के लिए फिर से बेरोजगार होकर के एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज में रहेंगे और फिर से वो पढ़ाई करने का उनमें मादा नहीं रहेगा, उनका माइंड वैसा नहीं रह पाएगा और शादी ब्याह हो जाने के बाद फिर वे परेशान हो जाएंगे। घर परिवार संभालें कि पढ़ाई करें कि नौकरी खोजें, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। और सरकार जो है गारंटी दे नहीं रही है। 8-10 लाख की पूंजी ठीक है उनको मिल जाएगी, लेकिन उतनी पूंजी से क्या होता है? उतनी पूंजी से तो बहुत लंबे समय तक, अब ये इनका कहना है कि भाई आप बिजनेस कर लीजिए, लेकिन ऐसे बिजनेस थोड़ी हो जाता है। बिजनेस के लिए एक अलग माइंडसेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया और बिजनेस करने लगे तो बिजनेस हो जाएगा। उसके लिए एक अलग माइंडसेट होता है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है, उसके लिए एक अलग अनुभव होते हैं, उसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान चाहिए, समाज का ज्ञान चाहिए, जो उन्हें वहाँ मिला नहीं। तो वे बिजनेस में अगर उतर भी जाएँ तो जो पैसे वो लाए हैं सब खत्म हो जाएंगे। लोग उन्हें आसानी से ठग लेंगे क्योंकि वे भरोसा कर लेंगे ना दूसरे पर और उधार सा बांध देंगे। तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जगह नौकरी की बात है तो नौकरी में उससे हर जगह अलग अलग शर्तें होती हैं और अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वे ये मानते हैं कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके लिए अलग अलग तरह की डिमांड है। अब रेलवे में अब भर्ती होना है तो रेलवे की अलग डिमांड है, उनको रेलवे के हिसाब से ट्रेनिंग चाहिए। मिलिट्री की ट्रेनिंग रेलवे में नहीं चल पाएगी, कम से कम पूरी ट्रेनिंग तो नहीं चल पाएगी। और रेलवे की जो ट्रेनिंग है वह तो उनको सीखनी ही पड़ेगी। उसी तरह से पुलिस की ट्रेनिंग भी अलग है, उसी तरह से बैंक में अगर उनका अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग है, यानी फिर से उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और फिर से उन्हें भर्ती भी के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और वे जो 25% लोग जो चुने जाएंगे तो वे वही लोग चुने जाएंगे जो वहाँ के अफसरों की चापलूसी कर रहे होंगे, उनका जूता साफ कर रहे होंगे, उनके कुत्ते घुमा रहे होंगे, उनके बच्चे घुमा रहे होंगे, उनके लिए सब्जियां ला रहे होंगे, उनकी पत्नियों को घुमा रहे होंगे, उनकी जी हजूरी कर रहे होंगे, चमचागिरी कर रहे होंगे। और वहाँ पर भी घूस वूस चलने के चांसेस हैं। वहाँ जो घूस देगा वो नहीं का होगा। सरकार ने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि वे जो 25% अस्थायी रूप से रखे जाएंगे वे किस आधार पर रखे जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ भी घूसखोरी चले, पैरवी चले। तो वैसे भ्रष्ट लोग चुने जाएंगे, इसका मतलब कि फौज की क्वालिटी और ख़राब हो जाएगी। तो यह स्थिति बहुत उनके तरफ से भयानक है, उनको कैरियर का संकट आ जाएगा और इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। और कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि सेना जो है सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वह एक भावनात्मक लगाव की भी बात है, देश के प्रति निष्ठा की भी बात है। तो यदि उसे शुद्ध रूप से व्यवसायीकरण के अर्थ में ढाल दिया जाए, जैसे अन्य जगह संविदा पर नौकरी पर रखे जाते हैं उस तरह से यहाँ पर संविदा पर रख दिया जाएगा,
तो फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में वो मनोभाव नहीं आएगा, देश के प्रति वो जज्बा नहीं आएगा। वहाँ पर उनको लगता था कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित है, मेरे साथ कुछ भी होगा तो देखने के लिए हमारा देश हमारे साथ खड़ा है। उसे लगता था कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो पेंशन मुझे मिलेगा, मेरे परिवार का भरण पोषण होगा, तो उसका दिमाग सुरक्षित रहता था। अब जब उसे लगेगा कि यहाँ से बेरोजगार होकर के निकलेंगे तो उसका दिमाग अस्थिर रहेगा, वो बेचैन रहेगा। तो वो सेना का कम सोचेगा, वो बाहर निकल करके फिर अपने रोजगार का ज़्यादा सोचेगा। इसका ही बहुत असर होगा। और फिर जब वह सेना में भर्ती होगा और उसे ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी तो उसका लगाव उतना ज़्यादा सेना से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अब तो मुझे 2-3 वर्ष के बाद निकलना है। तो ऐसे में वह सुरक्षित ही जो ऑपरेशन होगा उसमें भाग लेगा। असुरक्षित ऑपरेशन में जहाँ पर जान भी जा सकती है वहाँ वो रिस्क नहीं लेगा। कहेगा 2 साल के लिए मैं आया हूँ, क्यों अपनी जान गंवाऊँ खामखा। तो जान की कीमत सरकार कम लगा रही है। अन्य जो नौकरियां हैं जिसमें संविदा पर रखते हैं वहाँ पर जान नहीं देनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। और सेना में सिर्फ मेहनत नहीं, जान भी देनी पड़ती है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यह इस फर्क को सरकार को समझना पड़ेगा। मेहनत करना और बात है, अपनी जान देना अलग बात है। तो यदि सरकार ने कोई कठिन ऑपरेशन रख दिया, वहाँ पर ऐसे सैनिकों को भेजा, अग्निवीरों को भेजा और उन्होंने इनकार कर दिया जाने से, तब क्या होगा? उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, आज्ञा नहीं माने अफसरों की। अफसर उनका क्या बिगाड़ लेंगे? कहेगा हम नहीं मानते, चलो हम तो ऐसे भी रिटायर होने वाले हैं, ऐसे भी हमारा काम खत्म होने वाला है, पेंशन वैसे भी नहीं मिलना है, तुम अधिक से अधिक मेरा क्या करोगे? कहोगे कि ठीक है आज तुम चले जाओ, तो ठीक हम चले जाते हैं, कम से कम जान तो बचेगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री का, जो कि 1/3 हिस्सा होगा, वह अगर वापस हो जाए युद्ध क्षेत्र से, तब देश की स्थिति क्या होगी? एक सोचने का विषय है। यदि 3 हिस्सा वहाँ से भाग जाए, आप अनुशासनहीनता का आरोप लगा सकते हैं, उनको आप पकड़ भी लेंगे, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल कर देंगे, तो आप क्या कर लेंगे? सेना के 3 हिस्से पर आप कोर्ट मार्शल लगा करके उनको सेना में रख करके फिर आप खिलाएंगे, तो यह एक समाधान नहीं हुआ। तो यह उनकी तरफ से बात है, वे तो हर समय बाहर निकलेंगे। अच्छा, जो लड़के सेना से रिटायर होकर के आएंगे, वो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुके होंगे, बाहर उनको नौकरी नहीं मिलती है उनके हिसाब से, और वे घर में बैठे बैठे बेरोजगारी से परेशान होकर के, तंग आकर के क्या करेंगे? जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे लोग अगर पैसे के मोहताज हो जाएं तो हो सकता है कि अपने हुनर को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी क्षमता को बेच दें गलत हाथों में। यानी वे नक्सलवादी बन सकते हैं, आतंकवादी बन सकते हैं, माफिया डॉन बन सकते हैं, गिरोह सरगना चला सकते हैं। वैसे में सरकार के लिए एक बैठे बैठाए मुसीबत आ जाएगी, एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस बात को सरकार को समझना होगा। ऐसे भी भारत ऐसे कई परेशानियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद की परेशानी अलग बढ़ जाएगी, कट्टरवाद की परेशानी अलग बढ़ जाएगी, दंगे फसाद करने वालों की संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगी, गुंडे बदमाश माफिया की अलग परेशानी बढ़ जाएगी। और ऐसे हाईली ट्रेंड व्यक्ति जब किसी गिरोह को चलाएगा, रन करेगा, तो पुलिस के लिए कितने परेशानी का विषय बन जाएगा यह ऐसे गुंडों से मुकाबला करना। तो ये बैड एलिमेंट्स की संख्या बढ़ सकती है। यदि ऐसे बेरोजगार युवक आ गए जिनको नौकरी नहीं मिली, तो वे लाचारी में ऐसा चुन सकते हैं। या ठीक है, सरकार को यह भरोसा है कि हम उन्हें देशभक्त बना देंगे, लेकिन मजबूरी आदमी को बहुत कुछ बना देती है। वह कभी यह भी प्रश्न पूछ सकता है, देश ने मुझे क्या दिया, 4 साल के बाद लात मार कर मुझे निकाल दिया। और ऐसी स्थिति में वह कुछ भी कर सकता है। वह यह भी सोच सकता है कि देशभक्ति का ठेका मैंने थोड़ी देर रखा अकेला, नेता लोग मजा कर रहे हैं,
इतनी इतनी उम्र तक जो है काम करते हैं, नेतागिरी करते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद बनते हैं, और एक बार भी बन जाते हैं तो ज़िंदगी भर पेंशन लेते हैं। आखिर क्या देते हैं वे समाज को जो पेंशन लेते हैं? नेताओं का जो पेंशन है और विधायकों का, सांसदों का, इन सब का जो पेंशन है वो बहुत ज़्यादा पेंशन है। और इनको पेंशन की ज़रूरत ही क्या है? इनका पेंशन ख़त्म कर करके हम मिलिट्री के जवान को ही पेंशन क्यों नहीं दे सकते? या इनके पेंशन से हम जो है आर्मी को मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर सकते? जब सभी का पेंशन ख़त्म करने की आप सोच रहे हैं तो नेताओं के पेंशन को ख़त्म करने की क्यों नहीं सोच रहे? उनके भत्ते को कम करने की क्यों नहीं सोच रहे? वे अपने को समाज सेवी कहते हैं तो फ्री में करें समाज सेवा, क्यों नहीं करते? देशभक्ति का जिम्मा सिर्फ सैनिकों ने ले रखा है क्या, या हर एक व्यक्ति को निभाना है? नेता तो किसी भी देश के जासूस से, एजेंट से मिल जाते हैं और देश को बेचने लगते हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी ऐसी नहीं होती है। उम्र भर वे जो है पेंशन उठाएंगे, वेतन भत्ता उठाएंगे, हवाई जहाज से सफ़र करते हैं। क्यों? उनका भी बंद होना चाहिए, और उनका तो निश्चित ही बंद होना चाहिए। किसी का बंद हो या ना हो, नेताओं का तो निश्चित ही बंद होना चाहिए। देश सेवा का जज्बा की बात करते हैं, वे स्वयं ही देश सेवा नहीं कर रहे हैं, स्वयं ही वे नौकरी कर रहे हैं, आजीविका कर रहे हैं। आने दें ऐसे लोगों को जो बिना वेतन लिए, बिना भत्ता लिए, बिना पेंशन लिए देश की सेवा के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को आने दें। सैनिक भी ऐसे बहुत हैं जो बिना वेतन भत्ता के देश के लिए सेवा दे सकते हैं। सरकार को वैसी भी योजना चलानी चाहिए थी। सरकार को यह कहना चाहिए था कि 4 वर्ष की सेवा उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई वेतन भत्ता पेंशन नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे देश के युवा मिल जाते सरकार को। 4 साल की जगह आप 2 साल कर देते, तो 1 साल के लिए सहर्ष कोई भी देश का नागरिक सेवा दे देता, जवान, कि चलो 1 साल मैंने देश की सेवा के लिए दिया, आपको वेतन भत्ता पेंशन नहीं कुछ भी देना है, सिर्फ वहां खाते और चले आते। आप ऐसा भी कर सकते थे। 4 साल के बजाय आप 1 साल का रख दें। 1 साल के लिए अनिवार्य सेवा, 6 साल की ट्रेनिंग, 1.5 साल वहां रहते, कोई भी दे देता। अब बहुत लोग ऐसी सेवा देते। ठीक है, वे बहुत ज़्यादा बॉर्डर पर नहीं भी लड़ पाते, तो भी साधारण जो बैकअप फोर्स होता है वो तो वो हो सकते थे। या फिर अब 4 साल को जो रखे हैं ये अभी रखते हैं बिना वेतन भत्ता पेंशन के, और बाद में जब वो निकलते तो एक मुश्त कुछ दे देते रकम, जो कि उसको भी पता नहीं होता कि मुझे कितना दिया जाएगा। वह निष्काम सेवा होती, सरकार जो दे देती दे देती। तो वैसा नहीं करके जब उसको वेतन में ला दिया गया तो उससे इन लोगों को ठेस लगनी ही थी, क्योंकि इनके सम्मान की भी बात आती है। सैनिकों को बहुत उच्च सम्मान की दृष्टि से देश में देखा जाता है, और जब उनकी नौकरी सिर्फ 4 साल की हो जाएगी तो लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगेंगे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी देश में सम्मान होता है। किसकी कितनी आय है, किसकी कितनी तनख्वाह है, इस आधार पर भी देश में सम्मान मिलता है। या तो कोई वेतन ना मिले तो उसका सम्मान सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन अधिक कुछ वेतन लिया तो सम्मान फिर तभी होगा जब वो वेतन हाई होगा। तो जो वैतनिक हो जाते हैं वे सांसारिक हो जाते हैं, जो अवैतनिक हो जाते हैं वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो निष्काम सेवा में तो सम्मान सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जब आप निष्काम सेवा नहीं दे रहे हैं, वेतन पर दे रहे हैं, तो फिर वेतन
अच्छा होना चाहिए, तभी सम्मान पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। और उसका ड्यूरेशन भी लंबा होना चाहिए। अब यहाँ सरकार की तरफ से यह भी एक दलील है कि भाई जिसको नहीं आना है वो मत आए, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। बात सही है कि सरकार यह तो नहीं मजबूर तो नहीं कर रही है कि आपको अग्निवीर बनना ही है, आप मत बनिए। आपको अधिक रुपया कमाना है, अधिक बढ़िया क्षेत्र में जाना है तो अन्य क्षेत्र खुले हुए हैं, आप उधर जाइए। आप अग्निवीर बनने की क्यों सोचते हैं? सरकार का यह एक तर्क है, अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर आप इन लोग को भर्ती क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वे देश के लिए लड़ सकें, लेकिन जहाँ पर लड़ने की बात आएगी, जहाँ जान देने की बात आएगी, वहीं से ये भाग जाएंगे। फिर क्या होगा? वहीं से कहेंगे कि भैया हम लोग तो रिटायर होने ही वाले हैं, हम लोग अब जा रहे हैं, आप लोग परमानेंट नौकरी वाले हो, आप लोग रहो। तब क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार को इस पर समाधान सोचना चाहिए। किसी भी खतरनाक ऑपरेशन में यदि वे चले भी गए तो वे अपनी जान की बाजी नहीं लगाएंगे, वे बहुत सुरक्षित ही ऑपरेशन करेंगे जिसमें उनकी जान बची रहे। यह भी एक खतरा का विषय बन जाएगा। यह सेना की जो क्वालिटी है उस पर, उसका जो परफॉर्मेंस है उस पर जो असर डालेगा, उसकी पूरी क्षमता हमें देखने को नहीं मिल सकती है। तो इस विषय पर भी सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। अब रही जनता की बात। जनता को पता है कि उसी को टैक्स देना है और उसी के टैक्स से सुरक्षा व्यवस्था चलनी है, और उन्हें किसानों मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चे निकल के जाते हैं वे ही सेना में जाते हैं। नेताओं के बच्चे तो नहीं जाते हैं, उद्योगपतियों के बच्चे तो नहीं जाते हैं। तो वहाँ बलिदान देने के लिए सेना के बच्चे और मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय बच्चे हैं। तो बलिदान आप उनसे लोगे और नोट किसको दोगे? बलिदान उनसे लोगे, जान उसकी लोगे और नोट दोगे नेताओं को, अधिकारियों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को और व्यापारियों को। तो उतना अशिक्षित देश अब यह नहीं रह गया है। आपको सही जो वेतन है, जान की कीमत का वेतन, वह देना पड़ेगा। सरकार यह भी सोचती है कि देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, तो हमें मिल जाएंगे। हो सकता है, बात सही है, बहुत बेरोजगार हैं, मिल जाएंगे, निश्चित ही मिल जाएंगे, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन लोगों का मिल जाना और लोगों का दिल से मिलना, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ है। आपको नौकरी पैसा लोग तो मिल जाएंगे, युवा मिल जाएंगे, लेकिन जान की बाजी लगाने वाले नहीं मिलेंगे। संख्या आपको दिखेगी कि इतनी संख्या है, परंतु वो जज्बा नहीं रहेगा। इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा। तीस 30,000 में कोई अपनी जान नहीं बेचेगा। 30,000 में तो आजकल बकरे मिलते हैं। तो सरकार को इस विषय पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो देश की जनता को तो टैक्स देना है। अगर सरकार को लगता है कि मेरे पास पेंशन नहीं है देने के लिए, तो देश की जनता टैक्स देती है, देती रहेगी। आप नेताओं का पेंशन ख़त्म कीजिए, और बहुत सारे जो मदरसे उदरसे चल रहे हैं वहाँ मौलानाओं को पेंशन दिए जा रहे हैं, वे सब क्या दे रहे हैं देश? उनका वेतन भत्ता पेंशन ख़त्म कीजिए और उनको दीजिए। जहाँ पर इस देश के विरुद्ध ही पढ़ाई की जा रही है उनको आप वेतन पेंशन दे रहे हैं, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए जा रहा है उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये कैसा खेल है? या तो उन मदरसों के सारे जो हैं आप सिलेबस बदलिए, जो देश की सुरक्षा की बातें करे, और जहाँ जहाँ देश के विरुद्ध गतिविधि हो रही है वैसों की संपत्ति जब्त कीजिए और उनकी संपत्ति को बेच करके इनको दीजिए। और देश के लोगों को आवाज़ तो आप देकर देखें, देश के लोगों को आवाज़ देकर देखें। दान मांगे आप कि मिलिट्री को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें दान चाहिए। तो इस देश के लोग दानी भी बहुत हैं, वे इतना ज़रूर दान दे देंगे,
मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ कहाँ वे क्या क्या नहीं दान देते हैं। चर्च में, गुरुद्वारे में सब दान देते ही है। तो देश की रक्षा के लिए भी वे दान देंगे, निश्चित दान देंगे। ऐसे लोग भी बहुत हैं और उनके दान से भी ये चलेगा। हालांकि सरकार के पास यह कहने का भी अधिकार है, संविधान ने यह अधिकार दे रखा है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ सकती है। संविधान में यह प्रावधान है कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस दोनों लागू किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने नहीं किया है क्योंकि इस देश में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उतनी सेना की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार ने वैसे रिजर्व फोर्सेस की संख्या बढ़ाने के लिए भी ये अभियान बनाया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सरकार को यही करना है कि वे जो बच्चे वहाँ जो भर्ती लेंगे होंगे उनका कैरियर संबंधित उनका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनको यह नहीं सोचना पड़े कि अब मैं यहाँ के बाद कहाँ जाऊँगा। पहले से ही निर्धारित हो जाए कि यहाँ के बाद मुझे ये पुलिस में जाना है या यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। यानी सारा अपॉइंटमेंट उनको मिलिट्री में रहते रहते ही आपको कर देना है। उनका सारा प्लेसमेंट वहीं से हो जाना चाहिए ताकि वे निश्चिंत होकर के जाए। और इसका आश्वासन देना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि वरीयता देंगे, लेकिन बच्चे वरीयता पर नहीं मानने को तैयार हैं। वरीयता नहीं, आपको 100% गारंटी देनी होगी कि आपका प्लेसमेंट यहाँ होगा। ऐसा जब करेंगे तभी उनका आक्रोश शांत होगा। तो इसमें इतना ही। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने अपने मैसेज को, संदेश को अच्छा से समझा दिया इन लोगों को और अपने में ऐसा कुछ बदलाव किया तो ये शांत होंगे। अन्यथा सरकार ऐसी मिलिट्री तैयार करेगी जो कि कमिटेड नहीं होगी, जो अपने जान देने के लिए तैयार नहीं होगी, जो उतनी वीर नहीं हो पाएगी। तो वीरता भाग जाएगी वहां से। और युद्ध सदैव जज्बे और वीरता से लड़े जाते हैं, सिर्फ हथियार से और संख्या बल से नहीं। जब आपके प्रति पूर्ण आस्था, निष्ठा, लगाव होगा तो ही वे लड़ेंगे। और ऐसा होने के लिए जरूरी है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और अधिकतर लोग जो हैं हमारे देश में जो किसी सर्विस में जा रहे हैं तो उनका ध्येय जो है नौकरी पेशा ही है। वो औसत दर्जे के देशभक्त हैं। मिलिट्री में जाकर के वहाँ पर कुछ उनको मजा जाता है, लेकिन आपको ये जान लेना पड़ेगा कि शुद्ध वे राष्ट्रभक्त नहीं हैं। वे नहीं हैं जो अपने घर को जला करके देश के लिए अपना सर कटा दें। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं। वैसे थोड़े लोग आपसे वेतन भत्ता पेंशन नहीं मांगेंगे। वैसे थोड़े लोग जो है आगजनी नहीं करेंगे। और जो बच्चे आगजनी कर रहे हैं, क्या वे उस चरित्र के साथ सेना में भर्ती होना चाहते हैं? तो वे कैसे भर्ती हो पाएंगे? और वैसे क्या देश की सेवा करेंगे? ऐसे बच्चे तो बोझ हो जाएंगे। वे वहाँ उपद्रव भी खड़ा करेंगे। वे किसी के भी हाथों बिक जाएंगे। कोई भी उन्हें पैसा दे देगा, उसके आधार पर वे कहीं बम फोड़ देंगे, कहीं गोली चला देंगे, कहीं मिलिट्री की जो सीक्रेसी है उसको लीक कर देंगे। सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि वे मिलिट्री की जो सीक्रेसी है उसको आसानी से बेच सकते हैं रिटायर होने के बाद। तो सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जिनको आप कम वेतन देते हैं, जिनके में निष्ठा कम होगी, वे यही काम करें। तो अन्य नौकरियां और सैनिक सेवा में बहुत अंतर है। इस अंतर को समझना होगा। यहाँ जान देना है, जान लेना है, दोनों ही कठिन काम होता है। और जिस समय लड़ाई नहीं लड़ी है उसमें कड़ी मेहनत भी करनी है। मेहनत के लिए तो साधारण ठीक है, किसी भी तनख्वाह पर कर लेंगे, लेकिन जान देने और लेने की बारी जब आती है तो लोग वहाँ से 2 कदम पीछे हटते हैं। तो सरकार जब उन्हें पर्याप्त सुविधाएं देंगी, उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित करेगी, तो ही उनसे हम उनका 100% ले पाएंगे। तो आज इतना ही। हरि ओम।